नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, परीक्षा मंथन यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स विशेषांक 2024 जिसमें कि ये करंट अफेयर्स की मैगजीन है, जो इसकी वार्षिकी, इसमें पूरे साल भर के करंट अफेयर्स का संकलन है। और मैं इसके अलग अलग सेक्शंस को, जो कुछ सेक्शन छोटे हैं उनको एक वीडियो में, और जो सेक्शन बड़े हैं उनको 2 या 3 वीडियो में आपके समक्ष लगातार प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी क्रम में आज हम आपके सामने विधिक परिदृश्य नाम का जो इसका सेक्शन है उसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस सेक्शन में जो पूरे देश में जो कानून के क्षेत्र में जो भी गतिविधियां हुई है वर्ष भर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ डिसीजन हो, वो हो, या कोई विधेयक पास हुआ हो, या कोई अधिनियम बना हो, ये सभी जो है इसमें डिटेल से डिस्कस किए जाएंगे। और लगभग आधे घंटे के आसपास का वीडियो होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से ये होगा कि आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाएंगे, और अगर परीक्षा में वही आ गए तो फिर होने से रहे। तो चलिए आइए देखते हैं विधिक परिदृश्य। सबसे पहले इसमें देखते हैं। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार के वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहें। लेडी जस्टिस। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के पुस्तकालय में लेडी जस्टिस की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया है। लेडी जस्टिस वही मूर्ति है जिसको आपने फिल्मों में देखा होगा, तराजू लिए और आंखों पे पट्टी बांधे, वही लेडी जस्टिस है। इसको न्याय की देवी भी कहते हैं, और दुनिया भर में कानूनी व्यवहार में निष्पक्षता का पर्याय माना जाता है। और लेडी जस्टिस का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यूनानी कवि हेसियोड लगभग 700 ईसा पूर्व के अनुसार थीमिस को न्याय एवं बुद्धि की देवी के रूप में जाना जाता था। और प्रथम रोमन सम्राट अगस्टस ने न्याय की पूजा एक देवी के रूप में शुरुआत की, जिसको कि जस्टिटिया कहा। सर्वप्रथम 1872 में कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्माण के दौरान लेडी जस्टिस की छवियां उकेरी गई थी, अर्थात मूर्ति नहीं बनाई गई थी, उनको दीवार में उकेरा गया था। पुरानी जो लेडी जस्टिस की प्रतिमा में आंखों पर पट्टी बांधे एक महिला अपने हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार लिए होती थी। और अब जो है 6 फुट की नई ऊंची प्रतिमा साड़ी पहने एक महिला है जिसकी आंखों पर पट्टी नहीं है, और एक हाथ में तराजू पकड़े है, दूसरे हाथ में तलवार की जगह भारत का संविधान लिए है। अर्थात जो लेडी जस्टिस की प्रतिमा है उसका भी ग्लोकलाइजेशन हो गया है। उसने साड़ी पहन लिया है और तलवार की जगह संविधान को पकड़ लिया है। इस प्रतिमा को बनवाने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के अनुसार पुरानी शास्त्रीय प्रतिमा में जो परंपरागत प्रतिमा थी उसमें आंखों पर जो बंधी पट्टी थी वो न्याय की निष्पक्षता का प्रतीक थी, जबकि निर्वाध दृष्टि वाली नई प्रतिमा का उद्देश्य यह बताना है कि कानून अंधा नहीं है, वो सभी को समान रूप से देखता है। अगर प्रश्न आता है कि इस प्रतिमा का निर्माण किसने किया था, तो दिल्ली के भित्ति चित्रकार विनोद गोस्वामी ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था ये, और ये पूछा जा सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों का मनोनयन। अक्टूबर 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम से पूर्व और सरकार की गठन की प्रक्रिया के पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों का मनोनयन कर दिया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में यह प्रावधान है कि यदि उपराज्यपाल की राय में विधानसभा में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उपराज्यपाल महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए विधानसभा में 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। और 2022 के परिसीमन की प्रक्रिया के बाद परिसीमन पैनल ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों को नामित करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश में महिलाओं के लिए 2 सीट हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए 2, और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से भारत आकर के शरण लिए हुए लोगों की 1 सीट है। उल्लेखनीय है कि ये नामांकन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के विवेक पर है, अर्थात पूरी तरह से उपराज्यपाल पर निर्भर करता है। अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट है अपराजिता महिला बाल विधेयक 2024। ये कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद जो पश्चिम बंगाल विधानसभा है उसमें बलात्कार के मामले में अनिवार्य दंड, मृत्यु दंड का प्रावधान वाला एक विधेयक पारित किया, और उसको नाम दिया अपराजिता। जैसे निर्भया नाम दिया था, उसके आगे सब टाटा फिक्स हो गया था, वैसे एक अपराजिता आ गया है। इसके मामला कुछ नहीं है।
इसके पहले आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र विधानसभा ने भी आपराधिक कानूनों में संशोधन करके बलात्कार के लिए मृत्युदंड का कानून पारित किया था। इनमें से किसी भी विधायक को अभी तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है। देखिए, मैंने कहा ना, निर्भया के बाद अपराजिता, अपराजिता के बाद कुछ और आएगा। होना कुछ नहीं है इस देश में। एसिड अटैक संबंधी मामले में भी अपराजिता में कुछ प्रावधान किए गए हैं। उसमें हल्के दंड जो था पहले, उसको आजीवन कारावास से कम अवधि और जुर्माना को हटाकर एसिड अटैक में आजीवन कारावास को एकमात्र दंड के रूप में प्रावधान कर दिया गया है। और पॉक्सो अधिनियम में भी बदलाव किया गया है। उसमें धारा 4 प्रिवेंटिव सेक्सुअल असॉल्ट के संबंध में आजीवन कारावास का जो मृत्युदंड है या मृत्युदंड जो है से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसका मतलब उसमें भी आजीवन कारावास की जगह मृत्युदंड मिलेगा। प्रस्तावित विधेयक के तहत राज्य सरकार द्वारा बलात्कार मामलों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये कहाँ हुआ है? कलकत्ता विधानसभा, मतलब पश्चिम बंगाल विधानसभा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024, 8 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया। संसद की संयुक्त संसदीय समिति को प्रेषित कर दिया गया है। वक्फ अरबी भाषा में वक्फा शब्द है। वक्फा से बना है वक्फ, जिसका अर्थ है बांधना, रोकना, समर्पण करना। इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति वक्फ कहलाती है। दान देने वाले व्यक्ति को वकीफा या वकीफ कहा जाता है। संपत्ति दान करने की शर्त यह होती है कि उस चल या अचल संपत्ति से होने वाली आय को इस्लाम की खिदमत में ही व्यय किया जा सकता है। इस संपत्ति में गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना, मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थानों को निर्माण, उनका मेंटेनेंस, शिक्षा की व्यवस्था और अन्य सभी धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं। भारत में वक्फ की संपत्ति स्वतंत्रता के पश्चात वक्फ की पूरे देश में 52,000 संपत्तियां थी, जो 2009 में बढ़कर 3 लाख एकड़ क्षेत्रफल तक हो गई। वामसी पोर्टल, ये जो विधेयक पेश किया गया है, इन संपत्तियों का विवरण वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया पोर्टल पर दर्ज किया गया है। तीसरा सबसे बड़ा भू स्वामित्व है वक्फ के पास। सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा बड़ा भू स्वामित्व जो है वक्फ बोर्ड के पास है। और ये वक्फ बोर्ड जो है इस समय देश में तीसरे स्थान पे है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की कुल कीमत 1.2 लाख करोड़ है। जो विधेयक है, इसका उद्देश्य है वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की दक्षता था। क्या कि वक्फ की जो संपत्तियां थी वो जब ऐसे लोगों के पास चली जाती थी जिसमें उनका निजी स्वार्थ होता था, तो जो इस्लाम की मान्यता भी नहीं चल पाती थी और वो संपत्तियों से आने वाला किराया और उन संपत्तियों को अपने निजी हित में इस्तेमाल करते थे, जो कि और जो गरीब मुसलमान था उसको इसका लाभ नहीं मिल पाता था। और जिन लोगों ने दान किया है उस संपत्ति को, उनका भी उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता था। खनिज संपदा की भूमि पर कर लेना राज्यों का हक। 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला दिया कि राज्यों को खान और खनिज संपदा वाली जमीन पर कर लगाने का अधिकार है। और बहुमत से पारित फैसले में कहा कि केंद्रीय कानून यानी खान और खनिज अधिनियम 1957 राज्यों को कर लगाने की शर्त को सीमित नहीं करती है। शीर्ष कोर्ट के फैसले से खान और खनिज संपदा से संबंध राज्यों को लाभ होगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के राज्य जहां खनिज संपदा बहुत ज्यादा है वहां पे इसको लाभ मिलेगा। इसका जो केस था वो था इंडिया सीमेंट लिमिटेड ACC। तमिलनाडु सरकार के बीच विवाद था कि कंपनी ने तमिलनाडु में खनन का पट्टा हासिल किया, राज्य सरकार को रॉयल्टी का भुगतान कर रही थी। इसके बाद राज्य सरकार ने इंडिया सीमेंट पर रॉयल्टी के अलावा एक और उपकर लगा दिया, जिसने इस उपाय के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज किया था कंपनी ने। और उसी मामले में ये फैसला अपील होते होते सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच में पहुंच गया था। 9 जजों की पीठ बैठ गई थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों में विस्तार। जम्मू कश्मीर में अब उपराज्यपाल की प्रशासनिक ताकत बढ़ गई है। अब उसे दिल्ली के उपराज्यपाल जैसी शक्तियां दे दी गई है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 जुलाई 2024 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी दिल्ली के LG की तरह अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग जैसे फैसले कर सकते हैं। और अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की
प्रशासनिक भूमिका का दायरा बढ़ा दिया गया है। 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 2023 से प्रभावी हो गए हैं। इन 3 नए आपराधिक कानूनों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के 3 कानून, भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को निरस्त करके नई जगह लिया है। अब भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड को न्याय से रिप्लेस किया गया है कि हर मामले में दंड नहीं दिया जाता है, न्याय दिया जाता है। और दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक कहा गया है और साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 ये नाम दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण जो न्यायिक पॉइंट है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। हाल ही में कार्मिक लोकसभा शिकायत पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 की धारा 1 उपधारा 2 के तहत अधिनियम के सभी प्रावधान 21 जून से प्रभावी हो गए हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों के को रोकना है। सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शमनीय होंगे। यह अधिनियम समय से पहले परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी का खुलासा करने और परीक्षा केंद्रों में व्यवधान पैदा करने के लिए अधिकृत लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगाता है और इसमें न्यूनतम 3 वर्ष का कारावास, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। और जुर्माना प्रावधान अदा करने में विफल रहता है तो कारावास की सजा और भी ज्यादा 5 साल के आगे भी बढ़ाई जा सकती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में शत्रु एजेंट अध्यादेश। हाल ही में जम्मू कश्मीर में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों की मदद करते पाए जाते हैं उन पर शत्रु एजेंट अध्यादेश 2005 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इस कानून के तहत आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है। शत्रु एजेंट अध्यादेश। SC/ST उपवर्गीकरण के आदेश की याचिकाएं खारिज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त के अपने उस फैसले की समीक्षा मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें राज्यों को SC/ST को उपवर्गीकृत करने की अनुमति दी गई थी ताकि सरकारी नौकरियों में जो SC/ST के बीच में जो वंचित समूह हैं उनको ज्यादा अवसर मिल सके। 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि फैसले में रिकॉर्ड को देखते हुए कोई गलती नहीं दिखाई देती। ये जो है रिव्यू याचिका थी। दिव्यांगजन अधिकार संशोधन नियम 2024। केंद्र सरकार ने संशोधित दिव्यांगजन नियम 2024 को अधिसूचित किया है और जबकि राष्ट्रीय दिव्यांगजन अधिकार मंच के अनुसार ये जो संशोधन है ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र पाने की प्रक्रिया को और अधिक कठोर और बोझिल बनाते हैं। मतलब खुश नहीं है लोग जो ये पास हुआ है। बिहार का 65% आरक्षण रद्द। जून 2024 में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक फैसले में प्रशासन की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए 50% की सीमा लागू की थी। इस फैसले में न्यायालय ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा था और 2 प्रमुख मान्यताएं स्थापित की थी। एक किया था कि आरक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करने का मानदंड सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन होना चाहिए और ऊर्ध्वाधर आरक्षण 50% की सीमा थी। असाधारण परिस्थितियों में ही 50% की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। और M.R. बालाजी बनाम मैसूर राज्य और देवदासन बनाम भारत संघ के मामले में आरक्षण की इस सीमा को पुनः निर्धारित किया गया था, जो कि बार बार प्रयास किया जाता है सरकारों द्वारा अपीजमेंट के लिए और बार बार वो निरस्त हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की न्यूनतम विवाह आयु 21 वर्ष हो गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा विधेयक 2024 पारित हो गया है जिसका उद्देश्य महिलाओं की न्यूनतम विवाह आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करना है और हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला पॉइंट है, मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ते की हकदार।
हाल ही में अपने ऐतिहासिक फैसले में साहबानो मामले की याद दिलाते हुए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ते की हकदार हैं। ये विवाद क्यों हुआ था, बताते चले कि साहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में फैसले में कहा कि मुस्लिम महिला भी पति से भरण पोषण पाने की अधिकारी है। इस फैसले का मुस्लिम समुदाय ने कड़ा विरोध किया था। फिर 1986 में राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम तलाकशुदा महिला के भरण पोषण के लिए नया कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और पति से गुजारा भत्ता पाने की अवधि इद्दत अवधि तक सीमित कर दी गई थी। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक, हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पारित किया है, जो स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड का यह कानून संविधान के अनुच्छेद 44 के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो राज्य को पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अर्थात जो इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसी के जो है तत्वावधान में, उसी के क्रम में इन्होंने ये लागू किया है। डिजिटल हाउस अरेस्ट, ये आजकल बहुत चल रहा है डिजिटल हाउस अरेस्ट, और इसमें क्वेश्चन बनता है। डिजिटल हाउस अरेस्ट साइबर क्राइम का नया तरीका है जिसमें स्कैमर्स पीड़ित को वीडियो कॉल पर डरा धमका कर कैद कर लेते हैं और उसे इतना परेशान करते हैं कि पैसा देने पर वो मजबूर हो जाता है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, वैसे वैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी के तरीके भी नए नए इजाद हो रहे हैं। इसमें स्कैमर्स पुलिस, सीबीआई या कस्टम का अधिकारी बनता है और बनकर कॉल करते हैं, डरा कर घर में ही बंधक बना लेते हैं और स्कैम में डिजिटल हाउस अरेस्ट करते हैं। अगला जो पॉइंट है, वकील अब जजों को नहीं कहेंगे माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील अब जजों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहेंगे। जजों को संबोधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक हाईकोर्ट के वकील अब जजों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहकर संबोधित नहीं करेंगे। माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप की जगह योर ऑनर या फिर माननीय कहा जाएगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस प्रस्ताव को पारित किया है। प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया कि जज कोई भगवान नहीं है, इसलिए उन्हें माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहा जाना नहीं उचित है। ये ब्रिटिश जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। तो मित्रों, ये जो विधिक वाला सेक्शन था जिसमें विधिक परिदृश्य थे, उसमें बस यही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। बहुत छोटा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैसले थे। उत्तर प्रदेश से संबंधित कई फैसले थे और पूरे भारत से रिलेटेड भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले और अधिनियम इसमें थे। तो ये परीक्षा के लिए काफी उपयोगी था, इसलिए मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।